नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अब भारत और रूस एक दूसरे के साथ डॉलर्स में नहीं बल्कि रूबल में ट्रेड करेंगे। क्या है इसका मतलब और ये कैसे हम अचीव कर पाएंगे? ये डी डॉलराइजेशन की तरफ कैसे जा रहा है, साथ ही साथ डॉलर का अब किस प्रकार से उपयोग कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम क्लास में जानेंगे। तो रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि रूस ने 2022 से यूक्रेन के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस के ऊपर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रतिबंध है कि आप डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ज़्यादातर हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में मोनोपोली जिस करेंसी की बनी हुई है वो डॉलर की है। तो इस प्रकार से अब रूस चाहता है कि जिस कंट्री के साथ वो ट्रेड करे वो सीधे अपनी करेंसी में करे और उनकी लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करने से एक तो इनका ट्रेड बढ़ेगा, साथ ही साथ डॉलर की उपयोगिता भी कम होगी। तो प्रतिबंधों के कारण रुपया रूबल असल में रूस की करेंसी है। रुपया रूबल व्यापार के विस्तार से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए केंद्र सरकार और भारत के वित्तीय नियामक रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक एजी के कई प्रस्तावों को अभी भी मंजूरी मिलने से चिंतित हैं। सरकार द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा से ये पता चला कि ईसीजीसी लिमिटेड, जो कि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड है, इसने अपने देश जोखिम मूल्यांकन सूची में रूस की उच्च जोखिम रेटिंग को बरकरार रखा है। यानी कि इनका जो रूबल है ये अभी भी उच्च जोखिम है। कल के दिन इसका वैल्यू कभी भी कम हो सकता है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेबर बैंक के एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस को केवल डब्ल्यूटीआई तेल और प्राकृतिक गैस डेरिवेटिव में व्यापार करने तक ही सीमित रखा है। यानी कि अगर आपको व्यापार तेल में करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों में अभी भी ये जोखिम दे सकती है। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ई रूपी पायलट परियोजना में भी शामिल नहीं है। हालांकि इनमें से कुछ मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की रूस यात्रा के दौरान चर्चा हुई होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति पर आरबीआई और सेबी से टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। भारत रूस व्यापार को समर्थन देने और साथ ही साथ रणनीतिक उपस्थिति बनाने के उद्देश्य से सेबर बैंक ने 2010 में भारत में एक शाखा स्थापित की थी। सूत्रों के अनुसार भारतीय बाजार में सोना बेचने के अवसरों को देखते हुए सेबर बैंक एजी से आरबीआई से भारत में 100 टन रूसी सोने की छड़ें निर्यात करने और सीधे जौहरियों को राष्ट्रीय मुद्राओं में बेचने के लिए लाइसेंस मांगा। दिसंबर 2023 में आयात लाइसेंस के लिए इसके आवेदन को आरबीआई ने इस साल मार्च में पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए खारिज भी किया। इसके अलावा रूसी पक्ष ने यह भी बताया कि रूसी सोने पर 15% आयात शुल्क यूएई के सोने पर से 1% से अधिक है, जिस पर भारत के पश्चिमी एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के कारण 14% शुल्क लगता है। रूस ने भारत के साथ भी इस तरह का समझौता करने की मांग की है। अभी बात करते हैं रुपया रूबल भुगतान एग्जैक्टली क्या है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रुपया रूबल भुगतान जो हम रूस के साथ ले रहे हैं, इसी प्रकार की एक और प्रणाली हम ईरान के साथ भी आगे चल के लेने वाले हैं। रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था डॉलर या यूरो के बजाय रुपया में बकाया या निपटान करने के लिए एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र है। इस विचार की कल्पना पहली बार 1953 में भारत सोवियत व्यापार समझौते के तहत की गई थी। रुपया रूबल भुगतान भारत और रूस के बीच व्यापार लेन देन को संदर्भित करता है, जो सीधे उनके संबंधित राष्ट्रीय मुद्राओं भारतीय रुपया और रूसी रूबल से निपटाए जाते हैं, बजाय अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी किसी मध्यस्थ मुद्रा का उपयोग करने के। यह व्यवस्था विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करके व्यापार को आसान बनाने में मदद करती है, जो प्रतिबंधों या फिर अन्य वित्तीय नियंत्रणों के अधीन हो सकती है। भारत और रूस में व्यापारी एक दूसरे की मुद्राओं में बैंक खाते खोलते हैं, जैसे कि एक भारतीय निर्यातक का रूसी बैंक में रूबल खाता हो सकता है और एक रूसी आयातक का भारतीय बैंक में रुपया खाता हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले सामान और सेवाओं का मूल्य रुपया या रूबल से तय किया जाता है। इससे कीमतों की मध्यस्थ मुद्रा में बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे विनिमय दर जोखिम और लेन देन लागत कम हो जाती है। जब कोई लेन देन होता है तो भुगतान सीधे राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटाए जाते हैं। उदाहरण में रूस को मशीनरी बेचने वाला एक भारतीय निर्यातक अपने भारतीय बैंक खाते में जमा किए गए रुपयों में भुगतान प्राप्त करेगा, जबकि भारत से रसायन खरीदने वाला एक रूसी आयातक अपने रूसी बैंक खाते से रूबल में भुगतान प्राप्त करेगा।
भारत और रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद राष्ट्रीय मुद्राओं में अपने व्यापार भुगतान को दोगुना कर दिया है। रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने जनवरी में जून 2024 तक पिछले वर्ष की तुलना में भुगतान मात्रा में दोगुनी वृद्धि देखी है। लेन देन में 80% की वृद्धि की रिपोर्ट की है। 2024 में रूस में कॉर्पोरेट रुपया जमा की 6 गुना वृद्धि हो गई थी। चीनी व्यवसायों ने प्रतिबंध का लाभ उठाकर रूसी बाजार पर अपना हाली दबदबा कायम कर लिया है। चीन का रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 240 बिलियन डॉलर है, जो भारत में व्यापार मात्रा से काफ़ी कम है। हम ये भी चाहते हैं, भारत चाहता है रूस के साथ 100 बिलियन डॉलर का व्यापार करना बाय द ईयर 2030। भारतीय व्यवसायों को कभी कभी चीनी युआन का उपयोग करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो विशेष रूप से रुपया को बढ़ावा देने में एक चुनौती दे सकता है। 2024 की शुरुआत में रूस में कॉर्पोरेट रुपया जमा में 6 गुना वृद्धि भारतीय मुद्रा में बढ़ते विश्वास को दर्शा रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में मॉस्को यात्रा में आर्थिक सहयोग के नए स्तर को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। रूस से पश्चिमी कंपनियों के बाहर निकलने में भारतीय उत्पादों के लिए बाजार की रिक्तता को भरने का भी अवसर पैदा किया है। तो यहाँ पे रशिया है, रूस, जो कि हाल ही में चर्चा में बहुत लंबे समय से है, क्योंकि इसने यूक्रेन को बेसिकली इन्वेड किया है, जिसकी वजह से पूरा पश्चिमी क्षेत्र इससे नाराज़ है। भारत और रूस के बीच 1947 से ही संबंध अच्छे हैं, जिसमें मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन, इस्पात संयंत्रों के क्षेत्र में निवेश के माध्यम से भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद देता है। बाद में भारत और सोवियत संघ ने अगस्त 1971 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद रूस ने भारत की बहुत सारी सहायता की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की रूपरेखा भी बनाई। भारत पाक युद्ध के बाद रूस ने भारत का समर्थन किया, जबकि अमेरिका, चीन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस जनवरी 1993 में एक नई मैत्री और सहयोग संधि और 1994 में द्विपक्षीय सैन्य तकनीक सहयोग समझौता किया। इसके अलावा अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी की घोषणा हुई। इसके बाद भारत रूस संबंधों में लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र भी मिला। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हम सामरिक साझेदारी को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त किया। रूस ने अप्रैल 2015 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और तब से वह ब्रिक्स प्रारूप के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम का भी प्रावधान कर रहे हैं। अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं, क्या आ सकता है जो संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। रूस के सहयोग से स्थापित भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है। भारत पाक युद्ध के बाद रूस ने भारत का समर्थन किया। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हमको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।